जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे होंगे और रोज़ाना इस वीडियो को देखते रहिए जो आपको चैप्टर वाइज मिल रहे हैं, जो आपको प्रतिदिन अपडेट होते रहे हैं। और यह वीडियो निरंतर आपको मिलता रहेगा जब तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाते हैं, जब तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास हम समाप्त नहीं कर लेते। लेकिन आपको जो कार्य करना उसको आप करिए और जो मुझे कार्य करना उसको मैं करूँगा। आपको बस इतना करना है कि मेरे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है और लाइक्स करवाना है, ठीक है ना। आप लोग प्लीज़ बस मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए जहाँ तक आपको ग्रुप हो, जहाँ तक आप पहुँचा पाएँ मेरे वीडियो को, और उनसे भी कहिए कि इसको दूर तक पहुँचाएँ, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों। बाकी मैं अपना काम करता रहूँगा। मेरा जो काम है कि आपको अच्छे से चैप्टर वाइज भारतीय मध्यकालीन इतिहास जो है आपको समझाता जाऊं और एक एक तथ्य जो है आपको बताता जाऊं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, समय ना गंवाते हुए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो हमारा 7वां वीडियो है भारतीय मध्यकालीन इतिहास का। तो इसको हम शुरू करते हैं। देखेंगे अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा था अभी तक हमने पढ़ा अरबों को, अभी तक हमने पढ़ा तुर्कों को, और अभी हम पढ़ रहे हैं राजपूतों को। अभी हम किसको पढ़ रहे हैं? राजपूतों को। तो राजपूतों को अगर हम देखें, अभी मैंने बताया कि कुछ राजपूतों के बारे में हमने जानकारी भी ले ली थी। जैसे इससे पहले हमने चालुक्य वंश, जिसे हम सोलंकी वंश कहते थे, उनके बारे में पढ़ा था। परमार वंश के बारे में पढ़ा था। तो हमने कई अभी राजपूत को पढ़ लिया है। आगे भी एक दो राजपूत वंश बचे हैं जिनके बारे में जानना है। उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की ओर, जहाँ से शुरू होगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का असली खंड, ठीक है ना। तो राजपूतों का कुछ अंश बचा है, कुछ वंश ऐसे हैं जो अभी छूटे हैं, एक दो ठो, उनके बारे में हम लेते हैं। तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना भाई। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो आइए दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं आशा क्लासेस डीएम यूट्यूब चैनल पर, और बढ़ते हैं अपने भारतीय मध्यकालीन इतिहास के 7वें वीडियो की ओर। चलिए, तो हमने देखा अभी तक चालुक्य वंश यानी सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। हमने इसके बारे में पढ़ लिया। ये बात आपको याद करवा दूं, पिछला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। मोटेरा का जो सूर्य मंदिर बना है, जो सूर्य मंदिर मोढेरा में बना गुजरात में, उसका निर्माण सोलंकी राजाओं ने ही करवाया था, ये याद रखिएगा। बाकी सूर्य मंदिर कोणार्क वाला वो दूसरा है भैया। उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है वो दूसरा है, उसको मत वो यहाँ से ऐड कर देना, ठीक है ना। चलिए, आज हम शुरू करेंगे चौहान वंश के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चौहान वंश जो था, जैसे आपने इसमें सबसे प्रतापी राजा के बारे में सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसने लड़ाई लड़ी थी मोहम्मद गौरी के साथ, ठीक है ना, उसके बारे में सुना होगा। ये वही वंश है, चौहान वंश। लेकिन सही मायने में अगर देखें तो चौहान वंश का जो संस्थापक रहा ना, उसका नाम था वासुदेव, उसे चहमान कहते थे। देखो, चौहान नाम अलग वंश का, लेकिन जो वासुदेव था उसका नाम चहमान भी मिलता है कहीं कहीं, ठीक है ना। तो वासुदेव और चहमान उसका नाम मिलता है, तो चौहान वंश का नींव डाला था। जिसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी चौहान वंश ने? अहिछत्र। अहिछत्र बोले तो अजमेर का जो हिस्सा राजस्थान में आता है उसी को बोलते थे अहिछत्र, ठीक है ना। अगर हम इसमें थोड़ी सी जानकारी लें तो विग्रहराज जो थे, विग्रहराज यहाँ का एक राजा, इस वंश का एक राजा रह चुका था। विग्रहराज के राजकवि थे, उनका नाम था सोमदेव। उन्होंने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस वंश में एक राजा था विग्रहराज, उसी का एक राजकवि था जिसका नाम था सोमदेव। उसने ही ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। मैंने अभी बताया कि इस वंश में सबसे प्रतापी राजा के रूप में अगर हम देखते हैं तो वह कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय ही था जो इसमें सबसे प्रतापी राजा था, और सबसे कहा जाता है अंतिम शासक भी यही था, ठीक है ना। कहा जाता है कि अंतिम शासक भी यही था इस वंश का, ठीक है ना। अरे वही पृथ्वीराज तृतीय है, वही पृथ्वीराज चौहान है जिसने दो लड़ाइयाँ लड़ी थी, 1191 और 1192 में तराइन का युद्ध। किसका युद्ध लड़ा गया था? तराइन का युद्ध। मोहम्मद गोरी और किसके बीच? और पृथ्वीराज के बीच। पृथ्वीराज के बीच, समझ में आया ना। पृथ्वीराज और गौरी के बीच तराइन के दो युद्ध हुए, जिसमें 1191 में एक युद्ध हुआ, एक 1192 में। 1191 में जो युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज तो जीत गया, लेकिन 1192 में जो युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज हार गया और गौरी वहाँ जीत जाता है, ठीक है ना।
हम अगर देखेंगे तो इनके इतिहास का वर्णन हमें मिलता है। चंद्रवरदाई का नाम आपने हिंदी में भी काफ़ी बहुत ज़्यादा सुना होगा। चंद्रवरदाई लेखक थे, तो उन्होंने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और पृथ्वीराज रासो पूरी का पूरी कहानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में है, जो पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है। ठीक है ना। तो चंद्रवरदाई का नाम आपने सुना होगा, पृथ्वीराज रासो भी आपने काफ़ी सुना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और लेकिन आपने ये वाला नहीं सुना होगा, कम सुना होगा। जगनिक जो थे, जगनिक भी एक लेखक थे, और उन्होंने लिखा था पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक, जिससे इनके इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये था चौहान वंश। आगे जो वंश लास्ट आपको पढ़ना है, उस वंश का नाम है चंदेल वंश। उसका क्या नाम है? चंदेल वंश। चंदेल वंश की हम बात करें तो चंदेल वंश का जो संस्थापक है उसका नाम था ननूक। उसका क्या नाम था? नन्नूक ने ही चंदेल वंश का स्थापना किया था। और चंदेल वंश का शासन विस्तार कहाँ तक था? बुंदेलखंड एरिया, खजुराहों का शासन कहते हैं, क्योंकि खजुराहों के मंदिर का निर्माण ना यही चंदेल वंश कराए थे। यही लोगों ने करवाया था, खजुराहों मध्य प्रदेश में जो स्थित है। तो बुंदेलखंड अपने यूपी में देखिए आता है, और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में भी जाते हैं हम लोग। तो ये दोनों मिलाकर यहाँ पे ही रहते थे। कौन? चंदेल वंश के लोग। चंदेल वंश की अगर हम बात करें तो खजुराहों का जो विष्णु मंदिर का निर्माण चंदेलों ने ही करवाया था। और जो खजुराहों में मंदिर है ना, वो विशेष रूप से वैष्णव धर्म से ही लगे हैं। वैष्णव धर्म बोले तो जो विष्णु के उपासक थे, वैष्णव धर्म, उन्हीं को हम कहते थे वैष्णव धर्म। ठीक है ना। जो विष्णु भगवान के उपासक थे, उन्हीं को हम कहते थे वैष्णव धर्म। तो खजुराहों में जितने भी मंदिर बने थे वो किसने बनवाए थे? चंदेलों ने। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसी में एक राजा धना हुआ था। राजा धना ने जल समाधि ली थी गंगा में। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि जल समाधि किसने लिया था, तो ये पूछा गया है। ये लिया था राजा धना ने। फिर देखेंगे 1182 ईस्वी में चंदेल शासक एक था जिसका नाम था परमर्दिदेव। ध्यान से सुन लीजिए, 1182 ईस्वी की घटना है। चंदेल शासकों में एक शासक था जिसका नाम था परमर्दिदेव ने। इसके ही दो सेनापतियों का नाम आपने बहुत सुना होगा, और उन्हीं के नाम पे गीत भी गाया जाता है, जिनका नाम था आल्हा उदल। आल्हा रुदल हम लोग सुनते थे ना, आल्हा रुदल की कहानी सुनते थे, जो आल्हा गाए जाते थे गांव गांव में, वही है ये दोनों। ठीक है ना। ये दोनों सेनापति थे किसके? चंदेल वंश का ही एक शासक था जिसका नाम था परमर्दिदेव। इसके ही शासक थे, सेनापति थे। कौन? आल्हा उदल। और क्यों प्रसिद्ध हुए? क्योंकि 1182 ईस्वी में आल्हा उदल ने ही पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने टक्कर लिया था इससे, और बड़ी वीरता से लड़े थे लाल बहादुर। तब से ही इनकी वीरता का गान किया जाता है। हालांकि इस युद्ध में ये हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, जिसमें इन दोनों की हार हो गई थी वो अलग बात है। इनमें मृत्यु हो गई थी, वीरगति को प्राप्त कर दिए गए थे। लेकिन फिर भी इतने बहादुरी से लड़े थे कि पृथ्वीराज चौहान भी इनका एक हिसाब से इनका बहुत ही ज़्यादा इनसे आकर्षित हुआ, और बहुत ही ज़्यादा इनसे प्रभावित हुआ, और बोला कि आल्हा उदल काफ़ी अच्छे सेनापति थे, बहुत ही अच्छे। 1182 ईस्वी में चंदेल शासकों ने चंदेल शासक था परमर्दिदेव, उन्हीं के सेनापति थे आल्हा उदल। ठीक है ना। चलिएगा आगे देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं राजपूतों का राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन कैसा था। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि, हालांकि इतना नहीं, लेकिन फिर भी राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन के बारे में जानते हैं कि जो जितने राजपूत वंश थे वो आखिर रहते कैसे थे, क्या करते थे, क्या शासन व्यवस्था थी, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे, राजपूतों में कभी भी एकता नहीं थी। जितने भी राजपूत वंश थे हमेशा मतभेद, लड़ाई झगड़े के बीच एक दूसरे से घृणा करना ये लगा रहता था। लेकिन राजनीतिक रूप से भी वो एक नहीं होते थे, जिससे राजनीतिक रूप से वो कभी भी एक नहीं हो पाए। राजपूत जो थे राजनीतिक रूप से कभी भी एक नहीं हुआ, और यही कारण था ना कि बाहर से जब भी अटैक होते थे तो वो बाहरी लोग जीत जाते थे और हम लोग हार जाते थे कभी कभी। कारण यही था कि हम लोग आपस में ही लड़ते हैं आ रहे थे, और आपस में ही मतभेद होते थे, जिससे बाहरी लोग इससे फ़ायदा उठा लेते थे। ठीक है ना। चलिए, राजपूत काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, ये बात याद रखिएगा। जो राजपूत काल में महिला काफ़ी ज़्यादा सशक्त थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति थी, कोई इनके साथ अन्याय नहीं होता था। लेकिन जब मुस्लिम तुर्क आक्रमणकारी आए हैं तो उनकी डर से आपने देखा होगा कि सती प्रथा बढ़ गया था, जौहर प्रथा चलने लगी थी। जौहर प्रथा क्या थी कि अगर युद्ध में राजा
की डेथ हो जाती थी तो उनकी जो वाइफ होती थी, जो उनकी पत्नी होती थी, वो अपने आप को आग में समर्पित कर देती थी। कई बहादुर सैनिकों की भी पत्नियां उनमें अपने आप को समर्पित कर देती थी, जिसका एक उदाहरण आपको फिल्मों में मिलता है। रानी पद्मिनी की कहानी आपने सुना होगा, जो रतन सिंह की पत्नी थी। जब अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध होता है रतन सिंह का, तो रतन सिंह को धोखे से अलाउद्दीन खिलजी मार देता है, और उसके उपरांत रानी पद्मिनी जौहर प्रथा अपनाती हैं, जौहर करती हैं। ये कहानी आपने खूब सुना होगा, और अभी जल्दी ही मूवी भी बनी उस पर, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा देखो, पहले हमारे यहाँ जो स्थिति थी ना हमारे भारत में, वो काफ़ी अच्छी थी हर चीज़ में, मतलब पढ़ाई लिखाई से लेकर महिलाओं की स्थिति, हर सब चीज़ अच्छे थे। लेकिन जब से बाहरी आक्रमणकारी आए ना, तब से हमारे यहाँ सारी कुरीतियाँ व्याप्त। जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, तुर्क आक्रमणकारी आए थे, मुगल आए थे, ये सारे जो आए ना, इनके डर से ही जो स्त्रियां थी यहाँ की, वो लोग सती प्रथा, जौहर प्रथा, ये सारे चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया। तो ये हमारे यहाँ बुराइयाँ व्याप्त हुई बाहरी आक्रमण से, जो मुस्लिम, तुर्क और मुगलों के आक्रमण से ज़्यादा यहाँ व्याप्त हुई, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छी स्थिति थी राजपूत काल में महिलाओं की। आगे देखते हैं। अब अगर आप और देखना चाहते हैं तो पढ़ाई देख लीजिए, कितनी यूनिवर्सिटी थे हमारे यहाँ, अच्छे खासे चलते थे। पढ़ाई के क्षेत्र में भी हम आगे थे, विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे थे। लेकिन जैसे ही बाहरी आक्रमण हुए, सब कुछ ध्वस्त हो गया। यहाँ तक कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया। मतलब काफ़ी ज़्यादा अत्याचार उन लोगों के द्वारा हुआ, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती गई और हम लोग उसको भूलते गए। लेकिन अब हमें उसे जानना पड़ेगा कि वास्तव में भारत क्या था और क्या बना दिया गया उसे मुस्लिम और तुर्क आक्रमणकारियों के द्वारा, ठीक है ना। चलिएगा, हम लोग देखते हैं आगे कि कृषि तो बहुत ही अच्छी थी। इस टाइम कृषि बहुत अच्छी थी, लेकिन व्यापार में थोड़ी सी मंदी थी, व्यापार घाटे में चलता था। लेकिन कृषि बहुत अच्छी होती थी राजपूत काल में, ठीक है ना। चलिएगा, सभी राजपूत हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन उन्होंने जैन और बौद्ध धर्म को भी पूरा सम्मान दिया, उन्हें संरक्षण दिया। आपने देखा होगा हमारे भारत की सबसे बड़ी महानता यही है कि हम लोग हिंदू धर्म को भले से मानते हैं, भले से इसका मान सम्मान करते हैं, लेकिन अन्य धर्मों को, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जितने भी धर्म भारत में हैं, सभी लोग यहाँ संरक्षित हुए, सभी को पूरा का पूरा सम्मान दिया। लेकिन फिर भी उन धर्मों से भी हमारे ऊपर अत्याचार हुए, वो अलग बात है। कुछ धर्म हमारे लिए अच्छे बने, कुछ धर्म हमारे पे अत्याचार किए, वो अलग बात है। लेकिन हमारी खासियत पहले से यही रही है कि हम हर धर्म को पूरा सम्मान देते थे और उन्हें संरक्षण देते थे और उनकी हिफाजत भी करते थे। भले से ही राजपूत हिंदू धर्म को मानते थे, वो अलग बात। तो ये रहा हमारा पूरा राजपूत वंश के बारे में जानकारी। जितना आपको आवश्यकता है, जितना आपको एग्ज़ाम में आपको बेहतर करना, उतना ही जानकारी मैंने आपको दे दिया, बहुत ही अच्छी तरह, जितना मुझसे मन पड़ा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों, ज़रूर बताइएगा आप लोग। और बस वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, और उनसे भी कहिए वो भी शेयर करते रहें, ताकि मेरा वीडियो हर उस व्यक्ति के पास पहुंच जाए जिसके पास थोड़ी सुविधा नहीं है कोचिंग की या किसी चीज़ की। तो कम से कम वो उनको कुछ फ़ायदा हो जाए यार। आपका भी क्या जाता है, आप बस शेयर कर दीजिए और सबको सब्सक्राइब करवा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई निरंतर करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।